हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 9 लाइट प्रकाश पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियम, इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनती है। साथ में हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र और मैग्निफिकेशन यानी आवर्धनता। हमने टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए थे। आज हम प्रकाश चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली प्रकाश आपका ये चैप्टर है जो वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, परावर्तन, अपवर्तन और फिर आपके हैं आंख की संरचना के बारे में। जो आपका जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो आपका टॉपिक हट चुका है, तो अभी हमको अपवर्तन पढ़ना है। आज से हम अपवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो पहले तो हमें देखना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज परावर्तन और रिफ्रैक्शन इज अपवर्तन। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कब रिफ्लेक्शन होता है, कब परावर्तन होता है, कब अपवर्तन होता है। तो आई प्रॉमिस कि आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, एकदम समझ में आ जाएगा परावर्तन और अपवर्तन में कैसे आपस में ये लिंक्ड है या कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो चलिए ये शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपने सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज इनका रिफ्रैक्शन। आप पहले तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन को समझने के लिए पहले आप रिफ्लेक्शन परावर्तन याद कीजिए। परावर्तन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको परावर्तन के अंदर कोई किरण आती है, किसी पृष्ठ से, चमकीले पृष्ठ से टकराती है, वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है। देखिए वहां पे एक दो टर्म यूज करी। एक तो मैंने आपको बताया था चमकीला पृष्ठ। चमकीले पृष्ठ का मैंने आपको समझाया था कि दर्पण और एक कांच में मतलब समझिए। कांच और दर्पण को समझते हुए चलिए, कांच एक अलग चीज है, दर्पण एक अलग चीज है। वो चमकीला पृष्ठ जो था वो था आपका दर्पण, ठीक है। वहां पे एक और टर्म यूज हुई है कि अगर कोई किरण आती है, चमकीले पृष्ठ से टकराती है, तो वापस उसी माध्यम में चली जाती है। वो माध्यम है ना, अगर वो उसी माध्यम में न जाके किसी और माध्यम में चली जाए, किसी और तरीके से किसी और दिशा में चली जाए, तो उसे कहते हैं अपवर्तन। यहाँ सारा खेल इस माध्यम का है, यानी जिस जगह से आ रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही है, उसी डायरेक्शन में अगर वापस चली जाए, उसी माध्यम में वापस चली जाए तो हो गया परावर्तन। अगर आपका माध्यम बदल गया, किसी और माध्यम में चली गई, वो हो गया अपवर्तन। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है अपवर्तन की। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मैंने आपको कहा सारा खेल माध्यम का है, वहां माध्यम सेम था, यहाँ माध्यम सेम नहीं होगा। अपवर्तन और परावर्तन में यही फर्क है। रिफ्लेक्शन अगर इंग्लिश टर्म को देख के चले तो ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर क्या वापस उसी जगह जाएंगी, यानी जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली जाएंगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन यानी आपकी वो रिफ्रैक्ट हो गई, किसी और माध्यम में आ गई, वो रिफ्रैक्ट हो गई है। अपवर्तन यानी किसी और माध्यम में जाके वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अपने मार्ग या पथ से विचलित हो जाती है। अब विचलित कैसे होगी ये हम आगे देखेंगे, पर ये देखो आपकी चीज पहले चमकीले पृष्ठ से टकराई थी, फिर उसकी वापस उसी माध्यम में चली गई थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपने मार्ग पथ में थोड़ा सा डिफरेंस आया था। वो पहले इस डायरेक्शन से आ रही थी और लाइक टकरा के यूं गई, तो आपकी डायरेक्शन बदली। तो वहीं ऐसे कुछ ना कुछ आपकी इधर भी डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे। वो कैसे आएंगे वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो बस यहाँ समझ लो वहाँ सेम माध्यम था, यहाँ माध्यम अलग है, ठीक है। इसे कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन वो अपने मार्ग से, अपने जो उसका पाथ है, जो उसका रास्ता है, उससे वो डिफरेंट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो आई थिंक इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई नहीं है पर आप लिख सकते हैं। अब मैंने कहा आपको माध्यम, अब माध्यम भी दो तरह के हो गए, विरल और सघन। पहले तो समझ में आ गया माध्यम को लेकर सारा खेल हमारा चल रहा है। अब माध्यम ये क्या चीज़ है मैम, माध्यम क्या होता है, मीडियम होता क्या है, सघन और विरल ये होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सघन और विरल माध्यम होते क्या है। माध्यम जो दो तरह के हैं, सघन और दैट इज विरल, ठीक है। आप किसी माध्यम को कह नहीं सकते हो कि सघन है या विरल है। जैसे माध्यम ऐसे कह सकते हो आप वैक्यूम, निर्वात, या फिर आप हवा कह सकते हो, कहीं हवा हो, या फिर पानी, कोई कांच की कोई आपकी प्रकाश की किरण पानी में भी तो ट्रैवल कर सकती है, तो पानी। या फिर आप कह सकते हो कि किसी हीरे के अंदर, कांच के अंदर, मतलब कोई भी मीडियम जहां आपकी लाइट ट्रैवल कर सकती हो, जहां आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है, वो हो गया। अब पानी ले लिया, पानी के साथ साथ आप कोई भी लिक्विड मीडियम ले लीजिए, लाइक आपका तेल या कोई भी लिक्विड मीडियम, कोई भी सॉल्यूशन हो,
वो भी आपका कोई मीडियम होता है, यानी जहां आपकी रे ट्रैवल कर रही है, जहां आपकी प्रकाशीय किरण ट्रैवल कर रही है, गमन कर रही है, वो एक माध्यम है, ठीक है। पर जब बात हो गई सघन और विरल की, तो कि कब सघन है कब विरल है, कौन सा माध्यम सघन होता है कौन सा माध्यम विरल होता है, ये हम ऐसे नहीं कह सकते। जैसे मैंने कह दिया कि माध्यम हवा है, ठीक है। अब हवा के अंदर मैं ये कह नहीं सकती कि हवा सघन है कि विरल है, हम नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि हवा और पानी दो हैं, तो मैं कह सकती हूं कि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है। अब आपने कैसे कहा कि ये विरल है और ये सघन है? इसका मैंने ऐसे कहा कि जब आपके जो आपस के कण होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने पास पास होंगे ना, वो हो जाएगा सघन। जितने मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे वो हो जाएंगे सघन, और जितने मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, अब जैसे आपको पता है हवा के अंदर तो कितने दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के अंदर आपने गैस, सॉलिड और द्रव, ठोस, द्रव और गैस, ये पढ़ा होगा। इसके अंदर देखा होगा आपने ठोस, द्रव और गैस। गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं, सबसे ज़्यादा अणु दूर दूर इसमें ही होते हैं। अब हवा क्या है? हवा एक गैस ही तो है, तो वहाँ आपके अणु दूर दूर होंगे। लिक्विड में थोड़े पास पास होते हैं, थोड़े पास, है ना, और ये एकदम ही पास पास होते हैं इसके अंदर अणु एकदम। तो मतलब क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली आप पहले ये नहीं कह सकते गैस को देखते कि नहीं सघन है विरल, लेकिन अगर जब कंपैरिजन करने बैठो तो ये ज़्यादा, सॉरी, ये सघन है, ये विरल है इसके कंपेयर में। फिर ये इन दोनों का कंपैरिजन करो तो ये सघन है, ये विरल है। ठीक है, समझ में आया सघन और विरल का क्या कॉन्सेप्ट है? एक बार वापस से देख लेते हैं। अणु कितने पास पास हैं यही बताएगा कि मीडियम सघन है कि विरल है, आपका माध्यम सघन है कि विरल है। आप एक लिख सकते हो जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जांपल्स में यूज होता है, वो है निर्वात, निर्वात, हवा, पानी, कांच और हीरा। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आप कंपेयर करते हुए चलते हो तो सबसे ज्यादा विरल ये होगा और ये सघन होगा। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस याद कर सकते हो, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो उसकी सघनता बढ़ती जा रही है। अगर अब से इसको कंपेयर करो निर्वात और हवा को, तो हवा ज्यादा आपकी पहले सघन होगी, निर्वात आपका विरल होगा। पानी, पानी कंपैरेटिवली ज्यादा, क्योंकि हमने कहा लिक्विड के अंदर अणु थोड़े ज्यादा पास पास होते हैं, तो पानी ज्यादा सघन होगा और आपकी हवा विरल माध्यम कहलाएगी। तो अब जैसे कोई भी आपकी है, कोई एक लाइन है, यहाँ आपकी हवा है, यहाँ आपका पानी है, तो क्या होगा, ये यानी ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, यानी मोर डेंसर है, सघन को इंग्लिश में कहते हैं डेंस, मोर डेंसर है और लेस डेंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या चीज है सघन माध्यम? अभी माध्यम माध्यम जो बार बार हम बोल रहे हैं, मीडियम मीडियम बोलते जा रहे हैं, इस मीडियम का मतलब क्या है? अब बात यह है, नहीं अब मैंने कहा था, अब डेफिनेशन को देखो, जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब वो हवा से आके या फिर पानी में जा रही है, या फिर पानी से आके किसी और माध्यम, हो सकता है जरूरी नहीं है कि वो विरल से आके सघन में जाए, हो सकता है सघन से आके विरल में चली जाए। तो जो आपके सघन से विरल, यानी आपका जो अगर माध्यम चेंज हो रहा है तो वहाँ अपवर्तन की घटना होगी, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, ना कि रिफ्लेक्शन का। अगर आपका मीडियम चेंज होता जा रहा है तो वो रिफ्रैक्शन होगा, अगर आपका मीडियम सेम है तो आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो आई थिंक पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में किस बेसिक थिंग को लेके आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। पहले अगर आपको मीडियम का ही लिखना है कि कौन सा मीडियम कौन सा सघन होता है कौन सा विरल होता है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं कि अपवर्तन की घटना होती कैसे। तो नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देखो कि एक मीडियम है, ठीक है, यहां पे मैं कह रही हूं ये विरल माध्यम है, कुछ भी कह सकते हो, मैं तो मान के चल रही हूँ विरल माध्यम है, ठीक है, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। अब ये मैंने मान लिया अभिलंब, मैंने आपको बताया था अभिलंब कुछ नहीं, एक इमेजिनरी एक्सिस है, अभिलंब जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, पर हम एक इमेजिनरी एक्सिस मान के चलते हैं। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि अभिलंब क्या चीज़ है, नॉर्मल, अभिलंब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, तो इसे हम कह देते हैं इट्स अ नॉर्मल
और हिंदी में कहेंगे अभिलंब। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो रही है, वही प्रकाश की किरण आई। ठीक है, ये हुई आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, अब बात क्या है, जब कोई आई, अब ये रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, बिकॉज ये एक मान के चलो कोई कांच है यहाँ पे। ठीक है, पहले अपन दर्पण था, दर्पण से क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाती थी। अब मैं मानती हूँ यहाँ कांच है, कोई सघन माध्यम ले लिया, सघन माध्यम में मैं कांच ले लेती हूँ, चलो ठीक है। तो कांच तो ऑब्वियसली किरण उसके अंदर ट्रैवल करेगी, उसके अंदर से निकलेगी, वापस रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रही। अब जब हो रही है तो क्या होना चाहिए, किरण यूं जानी चाहिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगी, किरण थोड़ी सी मुड़ गई। ये किरण थोड़ी सी मुड़ गई, किरण आ रही थी पर जानी यूं चाहिए थी, ऑब्वियसली आ रही सीधी सीधी निकल जाए, पर सीधी सीधी नहीं निकलेगी, ये अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो गई। अब विचलित किस तरीके से हुई कि अभिलंब था जो आपका नॉर्मल था, उसकी तरफ हल्का सा मुड़ गई, तो ये आपकी हो गई अपवर्तित किरण, यानी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, समझ में आया। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन इसमें क्या था, अपवर्तन, परावर्तन में क्या था, परावर्तन में तो था यहाँ पे आपकी ये विलंब था, यहाँ से किरण आपतित हुई, वापस यहाँ मुड़ जाती थी। ठीक है, क्योंकि वापस उसी माध्यम में जाना होता था से, लेकिन यहाँ उसी माध्यम में ना कि उस माध्यम में अब एक ट्रैवल करेगी दूसरे माध्यम के अंदर। अब वो ट्रैवल करते टाइम क्या होना चाहिए, किरण आई सीधे सीधे निकले, उसका काम सीधा है। पर क्या हो जाता है, जब माध्यम चेंज होता है ना, तो उसकी डायरेक्शन में भी थोड़ा चेंज आ जाता है, तो ये डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब यही डेफिनेशन थी, अब डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी सघन से विरल में, विरल से सघन में, डिपेंड करते हैं कब करने पर, कैसे डिफ्रैक्ट, कैसे अपने मार्ग से विचलित होगी, कैसे वो अपने पाथ से अलग होगी, वो हम देखते चलेंगे। पर देखो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं अपवर्तन की घटना। रटने की कोई जरूरत नहीं, जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है ना, उसको वर्ड्स देते चलो। ठीक है, अब मैंने कहा जरूरी नहीं है वो कि वो यूं ही जाए, वो हो सकता है किरण यूं भी चली जाए। ऐसा कब होगा, कब पास आएगी, कब दूर जाएगी, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है, यानी वो सघन से विरल में जा रही है या विरल से सघन में जा रही है। ये चीज हमें कैसे मालूम पड़ेगी, अब ये देखो, ये चीज, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। अब मैंने आपको बता दिया है विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं। विरल माध्यम जैसे कि अगर मैं मान के चलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ इजी रहेगा याद करने के लिए, हवा से कांच में पानी में जाती है, ठीक है, जल में जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वो सीधी जानी चाहिए थी, पर अभिलंब की तरफ थोड़ी सी मुड़ गई थी। अब इसका एकदम अपोजिट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। ठीक है, यहाँ था विरल से सघन की ओर, यहाँ है सघन से विरल की ओर। सघन में आपने माना था पानी यानी जल, और विरल हो जाएगा आपका हवा की ओर जाती है, तो किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। एकदम उल्टा है, एकदम सिंपल है, याद करते हुए चलो। अगर विरल से सघन में जा रही है तो उसकी तरफ मुड़ जाएगी, अगर सघन से विरल में जा रही है तो उससे दूर हट जाएगी। अभी एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे वही है आपतन कोण, अपवर्तन कोण। अब क्या, किरण सीधी यूं जानी चाहिए थी, उसका ट्रैवलिंग पाथ तो ये था, पर ट्रैवल की थोड़ी सी इधर हो गई और यहाँ पे ये हो गया। अब जो एंगल बन रहे हैं, अब आपतित किरण जो अभिलंब से एंगल बना रही है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। इसके अंदर जो एंगल बन रहा है दैट इज आपतन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण, आई इज इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण को कहते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल। और आर, आर यानी जो आपकी किरण अपवर्तित होने के बाद, जो रे होनी चाहिए वो नहीं, अपवर्तित होने के बाद जो अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे कहते हैं आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी अपवर्तन कोण। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगर आपको ये नोट डाउन करना है कि कब कैसा होने पर क्या होता है, तो अगर आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि जैसे अपने परावर्तन होने के लिए हमने नियम पढ़े थे कि नहीं ये नियम फॉलो होने चाहिए, ऐसे अपवर्तन के लिए भी कुछ नियम से ये नियम फॉलो होने चाहिए।
तो चलिए पहले आगे वो बढ़ते हैं, पर अभी ये देख लीजिए, अगर आपको ये नोट डाउन करना है, इसका स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब मैंने कहा कुछ नियम फॉलो होना ज़रूरी है कि नहीं, अगर अपवर्तन होना है तो ये नियम हमारे फॉलो होना ज़रूरी है। तो वो नियम क्या है, पहले वो नियम होने के पहले आपको, अगर मैं चलो डिवीज़न भी साथ के साथ अगर लेते चलूँ, तो आपको ये पता हो कि पहले परावर्तन के नियम क्या थे। परावर्तन के नियम ये थे कि आपकी आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक बिंदु पे हो, और दूसरा आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो। ठीक है, हमारे पहले परावर्तन के नियम हमने रिवाइज कर लिए। अब हम साथ साथ अपवर्तन के नियम देखते हैं कि कैसे एक दूसरे से अलग हैं। जब आपको क्या, मैंने कहा चीज़ों को एकदम साथ साथ लोगे तो आपका साथ साथ रिवीजन भी होता चले जाएगा। तब आप अपवर्तन के नियम देखें। अपवर्तन के क्या नियम है? अपवर्तन के नियम, पहला नियम, अपवर्तन के दौरान आपतित किरण अपवर्तित किरणों अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। अब मैंने आपको जैसे वहाँ पे भी यही था, एक ही तल पे एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक ही तल पे है। आपके जो उनका सेंटर पॉइंट होगा ना वो ऑब्वियसली एक ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पे हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे ले लेते हैं, आपकी आपतित किरण थी, ये आपका अभिलंब है और ये चीज़ है। ठीक है, तो ये इनका एक पॉइंट जो तल है वो तो ये एक ही है ना, ये तल तो एक ही है। तो यही है कि आपतन कोण आपका और अपवर्तन कोण और अभिलंब, आपतन कोण और आपतित किरण, अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और ये नॉर्मल अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए, उनका तल एक ही है, ये इसका कहने का मतलब है। अब सेकंड इज, अपवर्तन में आपतन कोण आई, आपतन कोण कौन सा था? आई, उसकी ज्या, और अपवर्तन कोण आर, आपतन कोण था आई, अपवर्तन कोण था आर, उसकी ज्या का अनुपात हमेशा एक स्थिर रहता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम की बात करेंगे, पहले देख लो ज्या का मतलब क्या होता है। ठीक है, ज्या किसे कहते हैं? आप पहले तो मैं देखो, आपतन कोण क्या था? आई, और अपवर्तन कोण था आर। उसमें परावर्तन कोण हमने आर ही माना था, बट इसमें भी इसे आर ही मान के चल रहे हैं। अपवर्तन कोण दैट इज आर। अब ज्या होता है, अगर कोण की ज्या चाहिए तो कोण की ज्या निकालने के लिए हमें उसका साइन एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका अनुपात और इसका अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, यानी कोई स्थिरांक रहेगा, यानी फिक्स है। फिक्स है मतलब आपका आर आई पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई जिस सबसे वैरी करेगा उसी सबसे आर वैरी करेगा, क्योंकि जो उनकी वैल्यू आएगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वो वैल्यू आपके मीडियम पे डिपेंड करती है, वो वैल्यू क्या होगी, लेकिन मीडियम के हिसाब से वैल्यू चेंज होगी, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप एंगल चेंज कर रहे हो, अगर आप आपतन कोण चेंज कर रहे हो, आपके इंसिडेंट रे का एंगल आप यूं आ रही थी और यूं हो गई, तो वो जो एंगल है ना, उस एंगल के हिसाब से आपका अपवर्तन कोण भी वेरी करेगा, क्योंकि बिकॉज दोनों का जो साइन एंगल है ना, दोनों की साइन की जो वैल्यू, ज्या की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो ये बोलते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, या फिर आपको अपवर्तन का द्वितीय नियम पूछ लिया जाएगा, या फिर स्नेल का नियम पूछ लिया जाएगा, या अपवर्तन के नियम बता दीजिए, अपवर्तन और परावर्तन के नियम बता दीजिए, इस तरीके से आ जाएगा। तो स्नेल का नियम करके मोस्टली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो आपको एक ध्यान रखना है, स्नेल का नियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली चीज़ ओके, बढ़ते चलिए, ये चीज़ आगे करते चलिए। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया। अब देखो यहाँ एक और नई टर्म आई, μ2 1। अब इसके हिसाब से ये क्या चीज़ है? मैंने कहा आपको कोई स्थिरांक होता है, साइन आई बाय साई आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट क्या है? μ2 1। इसे म्यू के हिसाब से बोला जाता है, म्यू बोला जाता है। ठीक है, μ2 1। अब μ2 1 क्या है कि माध्यम दो या माध्यम एक, हमने दो माध्यम माने, मैंने कहा दो माध्यम होंगे, ऑब्वियसली एक माध्यम से दूसरे माध्यम में करी है तो गमन कर रही है किरण, तो माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। ठीक है, μ2 1 का मतलब हो जाएगा
माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, इसका मतलब ये है। सापेक्ष। तो ये समझ में आ गया μ21 क्या है, μ21 क्या। अब μ21 की वैल्यू क्या क्या होती हैं, उनकी वैल्यूज किस तरीके से होती हैं। अब ये क्या होता है कि हर मीडियम के हिसाब से की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि देखो अपवर्तनांक है, माध्यम के सापेक्ष है, तो हर माध्यम के हिसाब से इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब हम लेके चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू, जो गिनी चुनी 2-3 वैल्यूज है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। वो है इसकी वायु के लिए, पहले वायु की वो सॉरी निर्वात के लिए लेके चलते हैं। निर्वात के लिए 1, वायु के लिए ऑलमोस्ट 1 होती है, 0.003 ऐसे कुछ करके होती है, ठीक है। कांच के लिए सॉरी पहले पानी अराउंड 1.33, कांच के लिए 1.5। तो देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब मीडियम सघन होता जा रहा है आपका, ठीक है। जैसे जैसे सघन माध्यम होगा वैसे वैसे इसकी अपवर्तनांक की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। तो समझ में आ गया अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक कुछ नहीं, एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मीडियम के हिसाब से बदलती जाती है, हर मीडियम के हिसाब से अलग अलग होती जाती हैं। वो एक अगर आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण कैसे एक दूसरे से लिंक कर रहा है, अगर आपका आपतन कोण चेंज होगा तो आपका अपवर्तन कोण भी चेंज होगा। लेकिन अगर आपने माध्यम चेंज नहीं किया है, तो अगर माध्यम चेंज कर दिया तो फिर तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि माध्यम चेंज होगा तो स्थिरांक की वैल्यू भी बदल जाएगी, माध्यम के हिसाब से स्थिरांक की वैल्यू बदल रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है अपवर्तन, कैसे अपवर्तन जरूरी है, हम अब कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं। आपने अपवर्तन तो बता दिया मैम, रिफ्रैक्शन आपने परावर्तन तो देखा है, हम अपनी इमेज देख लेते हैं, दैट इज परावर्तन। पर अपवर्तन हमने कहाँ देखा, अपवर्तन आप कहाँ देख सकते हो, अपवर्तन के अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। अब देखना पानी के अंदर आपने वो सिक्का डाल देना, आपको लगेगा सिक्का हल्का सा उठा हुआ है, या फिर आपका सूरज है, आपको डूबने के बाद भी हल्का सा सूरज दिखता रहता है, या फिर बस बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने अपवर्तन के देखे होंगे। तो वो एग्जाम्पल्स उनकी डिटेल स्टडी हम क्या नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको अपवर्तन समझ में आ गया, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट अपवर्तन का समझ में आ चुका है, तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और अगर ये आपने शेयर नहीं किया है दोस्तों को बता दीजिए कि अपवर्तन पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हो। और अपने सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको सारे नोट्स यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। और आगे अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।